नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एविडेंस एक्ट के सेक्शन 8 के बारे में, इसमें मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सबसिक्वेंट कंडक्ट के बारे में बताया गया। हेतु, तैयारी और पूर्व या पश्चात का आचरण। तो इस सेक्शन को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें एक टर्म्स इसमें मोटिव है, एक प्रिपरेशन है। कंडक्ट आप सभी लोग जानते हैं, व्यक्ति का आचरण। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जब हम पढ़ते हैं कि अपराध के कितने स्टेप्स होते हैं, तो सामान्यतः अपराध के 4 स्टेप्स बताए गए हैं। नंबर 1 इंटेंशन, नंबर 2 प्रिपरेशन, नंबर 3 अटेम्प्ट, नंबर 4 कमीशन। किसी भी अपराध को करने से पहले हमारे मन में उस अपराध को करने का जो इरादा आता है, जो आशय होता है, उसको हम इंटेंशन कहते हैं। ये एक मनोमस्तिष्क की एक भावना है अपराध करने की, कि क्या इरादा है, किस इंटेंशन से उसने वो अपराध किया है। तो इंटेंशन अपराध का एक आवश्यक तत्व है। जब मैं आपको आईपीसी पढ़ाऊंगा तो इसमें डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी इतना समझ लीजिए, अपराध करने का जो इरादा होता है, जो आशय होता है किसी व्यक्ति का, वो क्या आशय था उस अपराध को करने का, क्या इंटेंशन था, ये एक महत्वपूर्ण चरण है। जैसे ही आशय किसी अपराध को करने का कोई व्यक्ति अपने मन में धारण करता है, उसके जस्ट बाद उस अपराध को करने के लिए वो प्रिपरेशन शुरू कर देता है। जैसे अगर किसी को मारना चाहता है तो चाकू खरीदता है, या रस्सी खरीदता है, जहर खरीदता है, या पिस्टल खरीदता है, तो वो उसकी प्रिपरेशन करता है। तो ये है तैयारी। आशय क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में दंडनीय नहीं बनाया गया है। आप अगर किसी को मारने का केवल इंटेंशन मात्र अपने मन में रखते हैं तो ये कोई अपराध आईपीसी के अंतर्गत नहीं है। प्रिपरेशन कुछ दशाओं में दंडनीय अपराध है। आईपीसी जब हम पढ़ेंगे 399 डकैती की तैयारी, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी, भारत के साथ शांति का संबंध रखने वाले किसी देश के अंतर्गत लूटपाट या विद्रोह आदि की तैयारी या युद्ध करने की तैयारी करना भी दंडनीय बना। तैयारी कुछ दशाओं में दंडनीय है। अटेम्प्ट अपने आप में एक दंडनीय अपराध है आईपीसी के अंतर्गत। अटेम्प्ट, जैसे ही उस अपराध को करने की दिशा में आप आगे बढ़ जाते हैं, अगर वह आपका आपराधिक कार्य पूर्ण हो जाता तो वो क्राइम जो बन जाता, लेकिन वो आपराधिक कार्य पूर्ण नहीं हो पाया तो वो अटेम्प्ट कहलाता है। किसी को मारना चाहा, चाकू मारा लेकिन वो बच गया, तो ये उसको मारने का अटेम्प्ट था, ये भी दंडनीय अपराध है। चौथा जो है वो पूर्णता, कमीशन, यानी आपने सारा कार्य पूरा कर लिया, उसको गोली मारने का इरादा था, गोली मारी, वह मर गया, तो ये अपराध की पूर्णता हो गई। ये 4 चरण होते हैं अपराध के, और इसमें 2 चीज़ें दी गई हैं उसमें, एक तो मोटिव और तैयारी। तैयारी अपराध का एक आवश्यक चरण है। मोटिव भी कभी कभी आवश्यक चरण होता है। मोटिव भी एक मनोमस्तिष्क की भावना है, एक इमोशन है। मोटिव कुछ मामलों में इरादे से थोड़ा सा भिन्न होता है, आशय से थोड़ा भिन्न है। ये मोटिव का मतलब होता है कोई ऐसी बात जो आपको मोटिवेशन देती हो उस आपराधिक कृत्य को करने की, उस कार्य को करने की, वह मोटिव कहलाती है। जिस चीज़ से आपको मोटिवेशन मिलता है, जैसे कोई लुटेरा है तो उसने किसी स्त्री को देखा बहुत सारे गहनों से लदी हुई है, तो वो धन कमाना चाहता है लूट कर, यह उसका मोटिव है। मोटिवेशन इस चीज़ से उसको मिल रहा है, इसलिए यह उसका मोटिव है। किसी से कोई बहुत पुरानी रंजिश चल रही थी, वो उसके पिता की उसने हत्या की थी, वो बदला लेना चाहता था, तो बदले लेने की भावना है, ये इसका मोटिव है। मोटिव सामान्यतः अपराध का आवश्यक तत्व नहीं होता, लेकिन सेक्शन 8 में इसको रिलेवेंट माना गया है। इसलिए रिलेवेंट माना गया है क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो जाती हैं जहां मोटिव बहुत काम आता है। जब किसी अपराध का सीधा सीधा डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता, तो मोटिव उस अपराध के बारे में न्यायालय की मनोवृत्ति बनाने में बहुत सहायता करता है। उस अपराध को हल कर, आपराधिक घटना को हल करने में बहुत सहायता करता है कि वो घटना कैसे हो। जब व्यक्ति को सजा देने की बारी आती है, तब भी मोटिव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे कोई आदतन चोरी करता है धन कमाने के लिए, उसका धन कमाना उसका मोटिवेशन है, उससे उसका मोटिव है, तो वो एक आदतन अपराधी है। किसी से बदला लेने के लिए उसने हत्या की है, तो वो एक गंभीर बात है, उसका मोटिव बड़ा गंभीर है। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी को भूख मिटाने के लिए उसने डबल रोटी चोरी कर ली,
तो उसको भूख से मोटिवेशन मिल रहा था, वो उसका मोटिव था भूख मिटाने का, तो वहाँ उसको कम सजा दी जाती है। तो मोटिव सामान्य दशा में जब डायरेक्ट एविडेंस मौजूद हो, सामने ही लोगों ने उसको मर्डर करते देखा, रंगे हाथों पकड़ गया, हाथ में चाकू है, उसका सीसीटीवी फुटेज है, तो मोटिव कोई महत्व नहीं रखता। लेकिन कई बार डायरेक्ट एविडेंस नहीं होती तो मोटिव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि वहाँ पर हम यह साबित करते हैं कि इसकी इससे रंजिश थी, इसलिए यही व्यक्ति उसको मार सकता था। तो अन्य साक्ष्य के साथ मिलकर मोटिव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस दशा में मोटिव रेलेवेंट हो जाता है। प्रिपरेशन आप समझते ही है जो मैंने आपको बताया अभी। अब हम इस सेक्शन को पढ़ लेते हैं। किसी भी सेक्शन, एक बात याद रखिएगा, जब भी किसी सेक्शन की जरूरत पड़े उसको पढ़ें जरूर। बड़े बड़े विद्वानों का कहना है कि जब भी आप पढ़ेंगे कोई ना कोई नई बात आपको उसमें मिलेगी। तो देखिए सेक्शन 8 कहता है मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सबसिक्वेंट कंडक्ट। एनी फैक्ट इज रेलेवेंट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट्स अ मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। यानी कोई तथ्य जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी दर्शित या गठित करता है, सुसंगत तथ्य। इसके सेकंड पैरा में आचरण के बारे में बताया गया है। पहले हम हेतु और तैयारी को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम आचरण के बारे में समझेंगे। तो मोटिव जैसा कि मैंने आपको बताया वह उससे रंजिश रखता था, ये उसका मोटिव है इसलिए रिलेवेंट है। आप इसका इलस्ट्रेशन ए और बी देखेंगे, वो मोटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है खा की हत्या के लिए का ट्रायल किया जाता है। यह फैक्ट के का ने गा की हत्या की, बी जानता था इस बात को। साधारण भाषा में हम समझ लेते हैं, ए ने बी का मर्डर कर दिया, इस बात को सी जानता था और सी उसको ब्लैकमेल कर रहा था कि तुमने उसका मर्डर किया है, मैं पुलिस को बता दूंगा। लगातार ब्लैकमेल करके उससे वो धनराशि हटता रहता था। तो वो उसकी ब्लैकमेलिंग से बचना चाहता था। वो ब्लैकमेलिंग से बचने की जो भावना थी वो उसका मोटिवेशन था और वो उसका मोटिव था उसको मारने का, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि इसने मर्डर किया है। तो मोटिव का इलस्ट्रेशन बी भी है। इसको ए बॉन्ड के आधार पर रुपए के लिए बी पर सूट लेकर आता है, बी इस बात से इनकार करता है कि उसने कोई बॉन्ड लिखा। अब यह बात रिलेवेंट है कि भैया बी को किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए मनी चाहिए थी, उसके घर में शादी थी, उसके घर में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, इसलिए तो बॉन्ड लिखा इसने। तो यहाँ पर ये रिलेवेंट हो जाता है क्योंकि उसका मोटिव दर्शा रहा है। तो मोटिव एक रिलेवेंट फैक्ट है। यही इसमें कहा गया, कोई भी तथ्य जो किसी विवादक तत्व की तैयारी दर्शित करता है, तैयारी दिखाता है या गठित करता है, वो क्या है, रिलेवेंट फैक्ट है। किसी रिलेवेंट फैक्ट की तैयारी दिखाता है, वह रिलेवेंट फैक्ट सेक्शन 8 में माना गया है। इसके संबंध में केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें बताया गया है कि मोटिव रिलेवेंट है। वो इस कारण से रिलेवेंट है क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना मोटिव के कोई कार्य नहीं करता, यह आपराधिक न्याय शास्त्र में माना जाता है। इसलिए यह मान के चलते हैं, न्यायालय प्रिजम्पशन कर सकता है कि इस व्यक्ति ने का जो मोटिव है तो उसी ने वो अपराध किया होगा। आर बनाम रिचर्डसन का केस भी मोटिव के संबंध में इम्पोर्टेंट है, जिसमें उस एक व्यक्ति था रिचर्डसन, उसके किसी लड़के के संबंध थे, उसकी उस बच्ची के पेट में उसका बच्चा था जिससे वो छुटकारा पाना चाहता था। तो छुटकारा पाने की जो उसकी भावना थी वो उसको मोटिवेशन देती थी, यह उसका मोटिव था। तो ये दो केस लो मोटिव के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसी भी अपराध की तैयारी रिलेवेंट फैक्ट है। भाई अब किसी का मर्डर हो गया, किसी व्यक्ति की हत्या हो गई, अब इस बात का एविडेंस आता है कि देखिए साहब इसने वहाँ से पिस्टल खरीदी थी, ये 7-8 दिन से इसके घर की रेकी कर रहा था, देख रहा था इसको, है ना, और इसके बाद इस पिस्टल को ये लेकर आया अपने साथ, इसने इसका मर्डर कर दिया। तो ये पिस्टल वो खरीदी उसने, ये क्या है, ये अपराध की प्रिपरेशन है। कहीं को किसी को देने के लिए पॉइजन खरीदा, यह क्या है, ये उसका अपराध की प्रिपरेशन है, तैयारी है, वो तैयारी कर रहा था उसको मारने की। तो सेक्शन 8 में तैयारी को रिलेवेंट माना गया है। तो किसी सुसंगत फैक्ट की आप तैयारी जो भी फैक्ट दिखाते हैं वह रिलेवेंट है। फैक्ट इन इशू
कोई फैक्ट इन इशू है क्या, उसने उसका मर्डर किया है। अब उस मर्डर करने की तैयारी वाले जितने भी फैक्ट होंगे वो यहाँ पर उस फैक्ट इन इशू के लिए रिलेवेंट फैक्ट होंगे। तो ये तो हुई आपकी प्रिपरेशन की बात, यानी तैयारी की बात। मोटिव मैंने आपको भी समझा ही दिया। अब जो इसका सेकंड जो पैरा है वह आचरण के बारे में बताता है। इसमें कहा गया है कि द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी टू एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग और इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट इन इशू therein are relevant thereto, and the conduct of any person in offense against whom is the subject of any proceeding is relevant if such conduct influences or is influenced by any fact in issue a relevant fact and whether it was previous or subsequent thereto। तो इस सेक्शन में क्या बताया, किसी वाद या कार्रवाई के किसी पक्षकार का या पक्षकार के एजेंट का ऐसे वाद या कार्रवाई के बारे में या उसमें विवादक तथ्य या किसी सुसंगत तथ्य के बारे में आचरण, उसका कंडक्ट, बिहेवियर, और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण जिसके विरुद्ध कोई अपराध किसी कार्रवाई का विषय है, रिलेवेंट है, यदि ऐसा कंडक्ट विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है, चाहे वह उससे पूर्व का हो या पश्चात का। तो इसमें जो बात निकल के आई कि किन किन व्यक्तियों का कंडक्ट रिलेवेंट है। जो पार्टीज हैं किसी भी सूट की, वादी या प्रतिवादी, फरियादी या मुलजिम, उनका कंडक्ट रिलेवेंट माना गया है सेक्शन के अंदर। उनके एजेंट का कंडक्ट भी रिलेवेंट माना गया है सेक्शन 8 में। इसके अलावा उस व्यक्ति का कंडक्ट भी सुसंगत माना गया जिसके विरुद्ध कोई अपराध किसी कार्य, यानी अपराध किसी कार्रवाई का विषय है, जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है, यानी पीड़ित व्यक्ति का आचरण भी रिलेवेंट माना गया है। तो कितने लोगों के कंडक्ट रिलेवेंट हुए सेक्शन के अंदर, किसी भी केस की पार्टी, वादी या प्रतिवादी, वादी को प्लेंटिफ या डिफेंडेंट कहते हैं हम इंग्लिश में, इधर आपका कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड यानी फरियादी और मुलजिम, बाद के जो पार्टी हैं उनका एजेंट और पीड़ित व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई अपराध किया गया है। तो इन लोगों का कंडक्ट सुसंगत माना गया है। और लास्ट में कहा गया है वेदर इट वाज प्रीवियस और सब्सिक्वेंट, चाहे वह जो कंडक्ट है पहले का हो या बाद का, जो इंसिडेंट है उससे पहले का आचरण या बाद का आचरण। यदि आपके आचरण से फैक्ट इन इशू प्रभावित हो रहा है, रिलेवेंट फैक्ट प्रभावित हो रहा है, तो आपका कंडक्ट रिलेवेंट माना जाएगा। इसके संबंध में आप इसका इलस्ट्रेशन है जो बताता है कि एक किसी अपराध का अभियुक्त है और उस मुलजिम ने ऐसी एविडेंस का प्रबंध किया जिससे लगे कि अपराध उसने नहीं किया है, तो उसका कंडक्ट क्या दर्शाता है कि वो अपराधी है। इसका एफ इलस्ट्रेशन है, वो कहता है कि क्या ए ने बी को लूटा। तो जब ये बात चल रही थी तो एक अन्य व्यक्ति ने ए से कहा कि भैया जिसने बी को लूटा था उसको तलाशने के लिए पुलिस आ रही है। जैसे ही उसने कहा वो भाग गया तो इसका अपराध करने का बाद का जो सब्सिक्वेंट कंडक्ट है वो क्या बता रहा है, या तो ये अपराधी है या इसके अपराध में कोई भूमिका है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इसलिए तो भाग गया। तो इसका कंडक्ट क्या दर्शा रहा है कि इसने क्राइम किया है। तो प्रीवियस कंडक्ट क्या होता है, मान लीजिए भाई मिस्टर ए हैं, उनकी पत्नी से काफ़ी दिनों से अनबन चल रही थी, लड़ाई झगड़े होते रहते थे। एक दिन अचानक उन्होंने अपने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी, उन्होंने ऑफिस से छुट्टी ले ली, वह कहीं से जहर खरीद के लाए। कभी घर में खाना नहीं बनाते तो उस दिन खाना भी उनने बनाया। तो ये उनका आचरण क्या दर्शा रहा है, प्रीवियस कंडक्ट क्या दर्शा रहा है कि उनकी अपराध में कोई ना कोई भूमिका है। अपराध के किए जाने से पहले किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया, उससे पहले जो अपराधी था वो डेली उसके घर के चक्कर लगाता रहता था, उसकी रैकी करता था, कितने बजे आता है कितने बजे जाता है।
इसका कंडक्ट क्या दर्शा रहा है? तो प्रीवियस कंडक्ट और पश्चातवर्ती कंडक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब्सिक्वेंट कंडक्ट, अपराध करने के बाद कोई व्यक्ति भाग जाता है, फरार हो जाता है, छुपा रहता है, उससे सवाल करो तो उल्टे सीधे जवाब देता है। सेक्शन 280 सीआरपीसी पढ़िए, व्यक्ति की भाव भंगिमाएं कोर्ट नोट करता है ना। कोर्ट ने सवाल किया, बताइए क्या कहना है आपका, आप मौन हैं। एक व्यक्ति आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है, आप किसी के यहाँ पर उधार मांगने गए, यहाँ उधार मांगने हुए आपका मित्र बैठा हुआ था, मित्र को देखते ही आप झिड़कने लगे। आपने जैसे ही मित्र के मित्र से उधार मांगा, दूसरे मित्र ने कहा तुम उसको उधार मत देना क्योंकि इसे बहुत सारे लोगों का उधार है, उसका ये कहते ही आप चले गए। आपका आचरण क्या दर्शा रहा है? आपका आचरण दर्शा रहा है कि भैया आप कई लोगों से उधार लेते रहे, इसलिए तो आप चले गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। दूसरा, कंडक्ट के संबंध में इसके जो एक्सप्लेनेशन 1 और 2 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन 1 इसका कहता है, द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स, यानी कंडक्ट शब्द में स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं है। आचरण शब्द के अंतर्गत केवल कथन नहीं आते। अनलेस दोज स्टेटमेंट्स accompany and explain acts other than statements, जब तक कि वो उसके आचरण के साथ उसको स्पष्ट करने वाले न हो। किंतु इस अधिनियम की किसी अन्य धारा के अधीन उन कथनों की रिलेवेंसी पर इस स्पष्टीकरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी केवल स्टेटमेंट आचरण में नहीं आते हैं, लेकिन यदि उस आचरण को स्पष्ट करने वाले हों, उस आचरण के साथ साथ किए गए हों, उस कंडक्ट के साथ साथ कोई स्टेटमेंट दिया गया हो, तो वो फिर रिलेवेंट हो जाता है। कहने का मतलब कि भैया कोई व्यक्ति खून में भीगा हुआ भागा जा रहा है, वो चिल्ला रहा है, अरे मार डाला, राम सिंह ने मुझे मार डाला, और वो देखो घर के लोगों को ही मार रहा है। तो यहाँ पर ये रिलेवेंट हो जाता है क्योंकि वो उसके आचरण को स्पष्ट करने वाला है। एक्सप्लेनेशन 2, when the conduct of any person is relevant, any statement made to him or in his presence and hearing which affects such conduct is relevant. जब किसी व्यक्ति का कंडक्ट रिलेवेंट है, तब उससे उसकी उपस्थिति और उसकी श्रवण गोचरता में किया गया कोई भी कथन जो उसके आचरण पर प्रभाव डालता है, रिलेवेंट है। यानी जब किसी व्यक्ति का कंडक्ट रिलेवेंट है, तो उसकी उपस्थिति में जो कथन किए गए हैं जिससे उसका कंडक्ट इफेक्ट हो रहा है, वह भी रिलेवेंट है। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था कि एक व्यक्ति किसी को मित्र के यहाँ उधार मांगने गया, और एक मित्र उसका पहले से वहाँ बैठा हुआ था, तो उसकी उपस्थिति में उसने कहा कि इसको उधार मत देना, इस पर मेरा भी उधार है, कई लोगों का उधार है। तो वो स्टेटमेंट उसकी उपस्थिति में दूसरे ने किया, लेकिन इसके आचरण को प्रभावित कर रहा है, रिलेवेंट हो जाता है। कार्रवाइयों के जो पक्षकार होते हैं, उनके एजेंट के स्टेटमेंट भी कई बार रिलेवेंट हो जाते हैं, क्योंकि जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें कहा जाता है कि एजेंट के द्वारा किया गया कार्य मालिक के द्वारा किया गया कार्य माना जाता है, और एजेंट अपनी एजेंसी के दायरे में उसकी शर्तों के अधीन रहते हुए जो भी कार्य करता है वह उसके मालिक के द्वारा किया गया माना जाता है, और एजेंट की स्वीकृति मालिक की स्वीकृति मानी जाती है, एजेंट का स्टेटमेंट मालिक का स्टेटमेंट माना जाता है। तो ये आपका सेक्शन 8 है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ में आपके इसके इलस्ट्रेशन जे और के, इसमें एक चीज़ बताई गई है कि कंडक्ट जो है किस परिस्थितियों में किसी व्यक्ति का स्टेटमेंट उसके कंडक्ट के साथ में एडमिसिबल होगा। इसमें बताया गया है कि क्या एक के साथ रेप किया गया, अब रेप के बाद अगर वो स्टेटमेंट देती है कि मेरे साथ रेप किया गया है, लेकिन कहीं कंप्लेंट नहीं करती है, तो आचरण के रूप में रिलेवेंट नहीं माने जाएंगे जब तक कि वो कंप्लेंट ना करे।
इस बात को ध्यान रखना है। बलात्कार के पश्चात अपराध के बारे में प्रवाद किया, अगर उसने कंप्लेंट की है, फिर उसने स्टेटमेंट्स दिए हैं, कुछ कहा है, तो वो रिलेवेंट है, क्योंकि वो उसके आचरण को स्पष्ट करने वाला है, कंडक्ट को स्पष्ट करने वाला है। लेकिन बिना कंप्लेंट किए उसने कोई स्टेटमेंट दिए हैं तो वो रिलेवेंट नहीं है। हालांकि वो सेक्शन 32 डाइंग डिक्लेरेशन, अगर वो मर जाता है कथन करने वाला, सेक्शन 32 में रिलेवेंट हो सकता है, या 157 में कार्बोरेटरी एविडेंस के रूप में वो रिलेवेंट हो सकता है। सेम ऐसा ही एग्जाम्पल के है, किसी के साथ लूट हो गई और बिना कंप्लेंट किए कह रहा है कि मुझे लूट लिया। तो भाई तुम्हें लूट लिया तो साधारणतः अगर किसी साथ लूट हो जाएगी तो क्या करेगा वो व्यक्ति? वो कंप्लेंट करेगा ना। आपको 1 महीना हो गया, आपने कंप्लेंट की नहीं और लोगों से कह रहे हो यार मैं लूट गया था वहाँ पर, तो ये कोई रिलेवेंसी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये मानव स्वभाव के विपरीत बात है। आपका कंडक्ट तभी स्वीकार किया जाएगा जब आपने कंप्लेंट की होगी, कंप्लेंट के बाद आपने स्टेटमेंट दिया होगा कि मेरे साथ लूट हुई है, तो वो स्टेटमेंट आपके कंडक्ट के रूप में ग्राह्य होगा। तो पूर्व या पश्चात का आचरण बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सेक्शन 8 बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। आप इसको एक बार पढ़ें और समझें। कोई बात समझ में ना आई तो मुझे आप कमेंट्स में कह सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि समय समय पर आपको मेरे लेक्चर मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।